मैं यशवंत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यूपीआरवीएनएल की एग्जाम डेट आ चुकी है। 5 अप्रैल को इसका पेपर है। हम लोगों के पास टाइम बहुत कम, लगभग 15 से 17 दिन का टाइम है। तो इस बीच में जितने से जितना हो सकेगा हम लोग एमसीक्यू बेसिक सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेफ्टी के एमसीक्यू के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो में हमने उसके बेसिक को डिस्कस किया है, आप उसको जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो साइंस मास्टर क्लासेस की प्लेलिस्ट है उसको भी देखते रहें, वहां से आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू को ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा हम इसमें ऑप्शंस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने बेसिक ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट से जरूर देख लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बोनेशियस फायर जो होती है जिसे हम किस श्रेणी में रखते हैं, क्लास ए की श्रेणी में रखते हैं। इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है लकड़ी की आग या पेपर की आग जो क्लास ए की फायर होती है उसको बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर या फिर पानी का या फिर रेत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो ऑयली फ्लेवर होती है जिसे क्लास बी की आग कहते हैं, इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो 3 नंबर क्वेश्चन है, गैसीय फायर होती है जिसे क्लास सी के अंतर्गत रखा जाता है, इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है अगर गैस की आग है तो उसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर या फिर CO2 एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक जो फायर होती है, बिजली की आग या फिर मेटेलिक आग होती है जिसे क्लास डी के अंतर्गत रखा जाता है, इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसे बुझाने के लिए हम CO2 एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसका प्रयोग करते हैं, हैलन एक्सटिंग्यूशर जिसका दूसरा नाम CTC एक्सटिंग्यूशर होता है। नेक्स्ट सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर की पहचान के लिए चिन्ह क्या होता है, तो सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर की पहचान होती है कि इस पर पीले रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है। नेक्स्ट अगर फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का पहचानने का चिन्ह बताया जाए तो इस पर क्या होता है, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर पर भूरे रंग का हाथ बना होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेतावनी चिन्ह की आकृति कैसी होती है, तो जो वार्निंग साइन होता है इसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, पीला बैकग्राउंड होता है, काला चिन्ह इस पर बना होता है। नेक्स्ट किस सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल, रंग नीला तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है, तो जैसे आपको मिलेगा गोलाकार, तो गोलाकार में अपने कितने आते हैं, आदेशात्मक वाले आते हैं। उसके साथ ही साथ अपने एक और आता है जो निषेधात्मक होता है। बट जो ब्लू बैकग्राउंड कह रहा है नीला बैकग्राउंड, तो नीला बैकग्राउंड किसका होता है, आदेशात्मक चिन्ह का होता है। गोलाकार हो जाएगा, आपकी आकृति नीला बैकग्राउंड हो जाएगा, चिन्ह सफेद रंग का हो जाएगा, आदेशात्मक चिन्ह माइनॉरिटी साइन की तरफ संकेत करता है। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार त्रिभुजाकार होता है तथा बॉर्डर का रंग व संकेत चिन्ह काले रंग के होते हैं, तो त्रिभुजाकार केवल एक ही सुरक्षा संकेत होता है, वो होता है चेतावनी चिन्ह का। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है, वह बैकग्राउंड हरे रंग का तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है। तो अगर आकृति बात की जाए वर्गाकार, तो जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं इनकी आकृति वर्गाकार या दीर्घवृत्ताकार होती है, बैकग्राउंड हरे रंग का होगा तथा जो भी आकृति बनी होगी वो व्हाइट सफेद रंग की बनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना हत्थे वाली रेती का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर आप बिना हत्थे वाली रेती का प्रयोग करते हैं तो क्या होगी, चोट लग सकती है आपको। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपको चोट लग सकती है। बोल्ट पर नट को कसते समय उचित साइज के स्पैनर का प्रयोग न करने से क्या होगा, तो अगर आप उचित साइज का स्पैनर प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो स्पैनर टूट सकती है, स्पैनर जाम हो सकती है और स्पैनर से चोट भी लग सकती है। तो उपरोक्त में से कोई भी सही हो जाएगा। मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से क्या होगा, तो अगर आप मशरूम फेस हथौड़े का प्रयोग करें तो हैमर हमारा क्या होगा, स्लिप कर जाएगा और कारीगर को चोट लग सकती है। किसी मशीन उपकरण के बारे में ज्ञान ना होने पर अगर उस मशीन पर कार्य करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको अज्ञानता कहा जाता है, इग्नोरेंस कहा जाता है। ठीक, और इस कंडीशन में दुर्घटना की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी उद्योग में आग लगने का कारण कौन सा नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है। बात की जाए ऑप्शन की, तो बिजली के शॉर्ट सर्किट आग लग सकती है, धूम्रपान करने से भी आग लग सकती है, बिजली के तार ढीले कनेक्शन है तो उससे भी आग लग सकती है, लेकिन फर्श पर कचरा स्क्रैप पना होने से आग लगने का कोई मीन्स ये प्रमुख कारण नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे
कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है, तो ऑप्शन डी जो वो बोल रहा है सुनिश्चित ढंग से कार्य करना। अगर आप सही चीजों से सही से मीन्स विधिवत कार्य करते हैं, सारा सेफ्टी का पालन करते हैं, तो सारे पीपीई किट का प्रयोग करते हैं, तो दुर्घटना होने की चांसेस नहीं होती। बाकी लापरवाही, अज्ञानता, गलत पोशाक, इस सभी से दुर्घटना हो सकती है। कार्य करते समय यह दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रहा है तो यूट्यूब की फैसिलिटी है कि आप थ्री डॉट पे क्लिक करके स्पीड को कम कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड कम लग रहा है तो आप स्पीड को अपने अनुसार से कम ज्यादा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एज ए मैराथन क्लास के रूप में हम लोग ले रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्पीड में कोशिश करने की कवर करेंगे। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचारों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। अगर वो क्या कर रहा है, माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन से कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो आपको फर्दर रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुरंत चिकित्सक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। आग किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो आप सभी को पता है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, तीन चीजों के मिलने से क्या बनती है, आग बनती है। किसी तैलीय फर्श को किसके द्वारा साफ किया जाता है, तो तैलीय फर्श है तो हम क्या करेंगे, साडस्ट मीन्स जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको डाल देंगे, या फिर रेत को डाल करके हम क्या कर सकते हैं, तैलीय फर्श के मीन्स तेल को साफ कर सकते हैं। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए, तो तुरंत उसे प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या होता है, तो दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जाब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए। मीन्स जो सेल्फ सेफ्टी है, मशीन सेफ्टी है, वर्क प्लेस सेफ्टी है, इन तीनों सेफ्टी का पालन किया जाए तो दुर्घटना से बचने का ही सबसे सुरक्षित तरीका होता है। कार्य करने का सुरक्षित तरीका क्या होता है, तो जो कार्य करने का सुरक्षित तरीका है, कार्य करने का जो प्रभावी और सही तरीका होता है वही सबसे सुरक्षित तरीका होता है। मीन्स जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, प्रभावी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए अगर आप काम करते हैं तो दुर्घटना नहीं होती है। नेक्स्ट, कोई दुर्घटना होती है बिना नियोजित कंट्रोल ना की जाने वाली, अवांछनीय, तो उपरोक्त में से तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी को कई बार इंग्लिश में पूछ लिया जाता है कि एन एक्सीडेंट इज, ये तो अनकंट्रोल होती है, अनप्लान्ड होती है, अनडिजायरेबल होती है। ये तीनों चीजों आपको ध्यान में रखनी है कि दुर्घटना को ना तो हम नियोजित कर सकते, ना ही उसको कंट्रोल कर सकते हो, ना ही हमारे चाहने से होती है, ठीक। अनजाने समय में अनिश्चित जान माल का नुकसान ही क्या होता है, दुर्घटना होता है। ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे, सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, तो गहरे रंग के ग्लास वाली ऐनक का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा का प्रकार नहीं है, शारीरिक सुरक्षा, साधारण सुरक्षा, मशीन टूल की सुरक्षा, गतिमान मशीन पर जाप का माप चेक करना, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये आपकी सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सेफ्टी कितने प्रकार की होती है, सेल्फ सेफ्टी, वर्कशॉप सेफ्टी, मशीन टूल सेफ्टी, तो उपरोक्त तीनों सही है। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है। नीचे यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया, किस चेतावनी चिन्ह की संकेत करता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ऑप्शन दिया गया, ओवरहेड, इलेक्ट्रिक शॉक, आग का खतरा, या फिर लेजर बीम रेडिएशन का खतरा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंटर से रेडिएशन चारों तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही, तो क्या है, लेजर बीम रेडिएशन को ये शो कर रहा है। जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जो भी मशीन विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे उपरोक्त में से ए व बी दोनों हो सकता है। मिलिंग मशीन है, यह भी एक विशेष उद्देश्य के लिए है। चारा काटने वाली मशीन है, यह भी एक विशेष उद्देश्य के लिए है। लेकिन जो ड्रिल मशीन है इस पर हम क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, सारे कार्य कर सकते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं है, ठीक है। तो जिस मशीन द्वारा अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे मशीन टूल के नाम से जाना जाता है। जैसे जो आपकी लेथ है ये क्या है, एक मशीन टूल है, इसे सभी मशीनों की जननी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे अदर मशीनों के कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। ये डिफरेंस होता है मशीन और मशीन टूल के बीच में। मशीन क्या होती है, स्पेसिफिक कार्य को करती है और इसके द्वारा दूसरे मशीन को हम डिजाइन नहीं कर सकते। जैसे सिलाई मशीन है तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सिलाई मशीन को हम बना नहीं सकते। लेकिन जो मशीन टूल होती है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार की मशीन को डिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक। निम्न में से उस मशीन टूल का नाम बताइए जिसके द्वारा दूसरी धातुओं को
काटा जाता है। तो काटते किससे हैं? ऑप्शन दिया गया है वेल्डिंग, मोल्डिंग, बेंडिंग या फिर खराद मशीन। तो यहाँ पर खराद मशीन, लेथ मशीन सही हो जाएगा, क्योंकि वेल्डिंग में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, बेंडिंग में मोड़ते हैं, मोल्डिंग में क्या किया जाता है? सांचा में उसको ढाला जाता है। तो खराद मशीन यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेथ मशीन, जिस पर हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कटिंग टूलों का प्रयोग करते हुए कई प्रकार के ऑप्शन किए जाते हैं। निम्नलिखित में से उस मशीन टूल का नाम बताओ जिसके प्रयोग करने से जाब का वजन बढ़ता है। ठीक, तो जाब का वजन बढ़ता मीन्स उसमें हम मेटल को ऐड करते हैं। ऐड किस में किया जाता है? तो वेल्डिंग मशीन में क्या करते हैं? वेल्डिंग के द्वारा मटेरियल को ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है? वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। निम्नलिखित में से उस मशीन का नाम बताओ जिसके प्रयोग से ना तो जाब का वजन घटता है और ना ही बढ़ता है। मीन्स ना तो आप उसको रिमूव कर रहे हैं मेटल को, ना ही ऐड कर रहे हैं। तो ये किसमें हो सकता है? सेपर मशीन में तो आप मेटल रिमूव करते हैं, ड्रिल मशीन में भी रिमूव करते हैं, मोल्डिंग मशीन में क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं ब्रिकेट, शेयरिंग मशीन में क्या करते हैं? इसमें भी हम काटते हैं। तो यहाँ पर मोल्डिंग मशीन हो जाएगी, जिसमें हम क्या करते हैं? मोल्ड के रूप में, मीन्स जो हमारे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल है उसी को हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, मोल्ड का प्रयोग करते हैं, सांचे का प्रयोग करते हुए। तो ना यहाँ से वजन घटता है और ना ही बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? मीन जो इलेक्ट्रिक फायर है उसके लिए कौन सा आप प्रयोग करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फायर के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बिना हैंडल वाली रेती का प्रयोग करने से क्या हानि होगी? तो बिना हैंडल वाली रेती प्रयोग करेंगे तो आपको चोट लग सकती है, सही जवाब नहीं, सही सतह नहीं बनेगी, या फाइल हाथ से गिर सकती है। तो ऊपर में से चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कार्यालय में उचित प्रकाश का प्रबंध न होने से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी? तो अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉपर लाइटिंग नहीं आ रही है तो क्या होगा? वर्कपीस का साइज आप सही से नहीं चेक कर पाएंगे। सतह की अगर आप फाइलिंग कर रहे हैं तो समतल सतह ठीक से नहीं बनेगी, आपको पता नहीं चल पाएगा। जो भी आपके रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रीडिंग आप सही से नहीं ले पाएंगे। तो उपरोक्त में से सभी दोष हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भार उठाने तथा ले जाने में कठिनाई होती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का भार व आकार बड़ा होने से भी कठिनाई होती है। भार उठाने वाले स्थान का गलत होना, उससे भी कठिनाई हो सकती है। हैंड होल्डर का प्रयोग न करने से भी कठिनाई हो सकती है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से भार उठाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भार उठाने वाले व्यक्ति की क्षमता, भार को कहाँ ले जाने तय कर लेना जाना चाहिए, भार उठाने वाले व्यक्ति का अस्वस्थ होना, उपरोक्त में से कोई एक। तो निम्नलिखित में से अगर बात की जाए कि कौन सा संबंध सही है भार उठाने के संबंध में, तो तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए कि व्यक्ति की क्षमता क्या है भार उठाने वाले की, भार को हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, जो व्यक्ति उठा रहा है वह स्वस्थ है कि नहीं है, तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस कारण से शरीर की मांसपेशियों तथा जोड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है? तो ये होता है बहुत भारी वजन उठाने से भी होता है, वजन को सही प्रकार से न उठाने से भी होता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपका क्या है? मांसपेशियों पर खिंचाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशॉप में दुर्घटना से बचने का कौन सा कारण नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो मशीनों के घूमने वाले पार्टों पर गार्ड लगे हों, मशीन टूल पर उचित प्रकाश का प्रबंध हो, आग बुझाने वाले उपकरणों का न होना, ज्वलनशील पदार्थों को अलग रखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये कारण नहीं है। ठीक है, दुर्घटना से बचने का कारण नहीं, बाकी सब दुर्घटना से बचने के उपाय है। ठीक, निम्नलिखित में से दुर्घटना होने से बचने का कारण है, तो यहाँ पर जो कारण है वो पूछा गया कि किस कारण से दुर्घटना से हम बच सकते हैं। तो अगर कार्य करने का सही तरीका नहीं है तो दुर्घटना होगी, नहीं बच पाएंगे। कार्य करते समय ढीले वस्त्र पहनेंगे तो भी दुर्घटना हो जाएगी, नहीं बच पाएंगे। एकाग्रता नहीं रहेगी तो भी दुर्घटना हो जाएगी, लेकिन उचित ड्रेस का प्रयोग करने से दुर्घटना नहीं होती। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का क्या कारण है? बिजली की नंगी तारे, हैमर के हैंडल मजबूती से फिट ना होना, कार्य के बारे में ज्ञान ना हो उसे करना। तो उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है, तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों से दुर्घटना हो सकती है। कार्यशाला में आग लगने का कारण नहीं है, वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से, धूम्रपान से, बिजली के तारों से, कार्यशाला को साफ सुथरा रखने से। तो जो ऑप्शन डी है कार्यशाला को साफ सुथरा रखने से, तो इससे आग नहीं लगती, बाकी उपरोक्त कारणों से आग लग सकती है। आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए? तो फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रवाह रोकना चाहिए, अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए, या आग लगने के कारण का पता ना लगाएं। तो यहाँ है क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है कि कारण का पता ना लगाएं, तो ये गलत है। हमें क्या करना चाहिए? फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रवाह रोकना चाहिए,
अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए और हमें पता लगाना चाहिए आग किससे लगी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ना करने के लिए पूछा गया, इसलिए उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले वो घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति से बर्ताव करे, व्यक्ति के अंग से खून बह रहा तो उसे रोकने का प्रयास करे, जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से दूर ले जाए। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि आंखों में कोई रसायन या कण गिर जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, आंख में ठंडे पानी के छींटे मारें, लोहे के कण आंख में गिर जाने की समय चुंबक की सहायता से निकालें, आंख को मलना, आंख में अधिक परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पर पूछा गया हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो आंख को मलना नहीं चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आंख में कुछ कण गिर गया तो हमें उसको मलना नहीं चाहिए। कहा गया है कि अगर मान लीजिए दाहिनी आंख में कुछ कण गिर गया तो हमें किस आंख को मलना चाहिए। अगर मल रहे हैं आप तो बाई आंख पे हमें क्या करना चाहिए, मलना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिक क्या होता है, दोनों आंखों में आ जाता है पानी और कण बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर देखा जाए सही तरीका क्या है, तो पहले छींटे मारने चाहिए, लोहे का कोई कण है तो चुंबक का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक, नाक से खून मीन्स नक्सीर आने पर क्या करें। तो मान लीजिए अगर आपके नाक से खून आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि नक्सीर आने पर रोगी को सीधा लिटाकर नाक के बजाय मुंह से श्वसन लेने को कहें, बिल्कुल सही है। सिर पर ठंडा पानी डालें, ये भी सही है। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं अगर आपको नक्सीर हो रही है तो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ड्रिल मशीन से कटे हुए बुरादे को, स्क्रैप को किससे साफ करना चाहिए। तो उसे ब्रश के द्वारा, जो भी ब्रश होता है उसी से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट, यदि कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, दुर्घटना की सूचना अपने शीघ्र अपने उच्चतम अधिकारी को देंगे। मशीन पर कार्य करते समय यदि वह खराब हो जाए तो क्या करेंगे, तो मशीन का स्विच बंद कर देंगे, मशीन को छोड़कर उधर उधर भाग जाएंगे, मशीन को चालू हालत में छोड़कर भाग जाएंगे, या मशीन को बिना जानकारी के खोल देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो मशीन का मेन स्विच है उसको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, चिपिंग करते समय ध्यान किस पर रखना चाहिए। तो चिपिंग करते समय हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कटिंग एज पर, ना कि हेड पर। अगर हम हेड पर ध्यान रखेंगे तो कटिंग हमारी कहीं अलग हो जाएगी, इसलिए चिपिंग करते समय ध्यान हमेशा कहाँ रखा जाता है, कटिंग एज पर रखा जाता है। बिना बेज मतलब बिना बेज जो हम जिसे खीप कहते हैं वाले हथौड़े का प्रयोग करने से क्या होगा, तो हैंडल अगर ढीला है थोड़ा सा तो निकल जाएगा हैमर, चोट भी लग सकती है, हैमर में हैंडल घूम भी सकता है। तो उपरोक्त में से कोई भी दोष हो सकता है। सुरक्षा निर्देशों का पालन करने से क्या होता है। तो सुरक्षा निर्देशों का पालन करने से दुर्घटना नहीं होती है, आर्थिक हानि नहीं होती है, चोट लगने का भय नहीं रहता है। तो उपरोक्त में सभी सही हो जाएगा। भारी वस्तु उठाते समय ध्यान रखा जाता है कि वजन उठाते समय इतना ना झुके कि पीठ सीधी रहे, वजन उठाते समय टांगों को सीधा रखें, वजन उठाते समय वजन के अनुसार ही रस्से का प्रयोग करें। तो उपरोक्त सभी ध्यान में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आग लगने का कारण है। बिजली की तारों पर ओवरलोड, बिल्कुल सही। मूविंग पार्टों पर लुब्रिकेशन ना होना, बिल्कुल सही, इससे भी आग लग सकती है अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन उपरोक्त ए और बी दोनों, तो यहाँ से ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी का प्रयोग किया जाता है क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए। चेतावनी संकेतों को बताने के लिए किस आकार का उपयोग किया जाता है। तो चेतावनी संकेत किस आकार में होते हैं, त्रिभुजाकार आकार में होते हैं। ये किसका चिन्ह दिखाया गया, तो आप सभी को पता है ये प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध है, इसका संकेत है। किस प्रकार का संकेत है, तो सूचनात्मक संकेत की तरफ ये संकेत कर रहा है। निम्नलिखित में से ये किसका परिचय दे रहा है, तो ये आयोनाइजेशन जो विकिरण होता है उसका संकेत दे रहा है। आयनीकरण विकिरण के जोखिम को ये क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, जो कि क्या है, चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक है, आग किससे मिलकर बनी होती है, तो ऑक्सीजन है, ऊष्मा है, ईंधन है, तीनों के मिलने से आग बनती है। बिजली की आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो वहां पर हमें मीन्स जो झाग वाले होते हैं मीन्स जिसमें पानी की मात्रा होती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फोम फायर एक्सटिंग्विशर या फिर पानी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बाकी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर, हैलन एक्सटिंग्विशर जिसे CTC कहते हैं, इन तीनों के द्वारा हम बिजली की आग को बुझा सकते हैं। विद्युतीय करंट का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बेहोश भी हो सकता है, सांस भी रुक सकती है, मरने के किनारे पर भी पहुंच सकते हैं। तो उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है कारण, इस उपरोक्त में से कोई भी प्रभाव हो सकता है अगर कोई व्यक्ति विद्युतीय खतरे से मीन्स उसको विद्युत का झटका लग गया है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय झटके से मनुष्य सांस लेना बंद कर दे तो क्या करना चाहिए? अगर मनुष्य सांस लेना बंद कर दे तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मरीज के मुंह से मुंह लगाकर सांस देना चाहिए, नाक से मुंह लगाकर सांस देना चाहिए, कृत्रिम सांस देना चाहिए। तो उपरोक्त में से कोई भी आप कर सकते हैं, जैसी भी कंडीशन सिचुएशन हो उस हिसाब से। बिजली द्वारा लगी आग को रोकने का निम्न में से क्या उपाय है? तो बिजली से आग लगी है तो सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर दें, बिजली की आग पर रेत मिट्टी डालें और अग्निशामक का प्रयोग करें। उपरोक्त में से सभी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है? तो ऐसे बेसिकली सारे एक्सटिंग्विशर पीतल के बने होते हैं। हमने एक जगह पढ़ा था कि जो सभी एक्सटिंग्विशर होते हैं पीतल के बने होते हैं, लेकिन कई बार ये ऑप्शन में सीटीसी को ही सही मानते हैं। अगर वहां पर ऑल ऑफ दीज है तो आप ऑल ऑफ दीज की तरफ टिक कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज नहीं दिया गया ऑप्शन में तो आप सीटीसी या हेलन एक्सटिंग्विशर की तरफ जाएंगे। ठीक। बिजली की आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो पानी और फोम फायर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आग बनती है, आग किससे बनती है? ईंधन ताप ऑक्सीजन से आग बनती है। कार्बोनेशियस फायर को क्या कहते हैं? क्लास ए की फायर कहते हैं। क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ऑयल फायर को क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं। क्लास बी की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लास बी की आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का वहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, गैस की आग को क्लास सी में रखते हैं। क्लास सी की आग को बुझाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तो वहां पर ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाता है। बिजली द्वारा जो आग लगती है उसे क्लास डी के अंतर्गत रखते हैं। क्लास डी की आग को बुझाने के लिए हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सोडा एक्सटिंग्विशर की पहचान क्या होती है? तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर पर पीले रंग का हाथ बना होता है और फोम फायर एक्सटिंग्विशर पर क्या होता है? भूरे रंग का हाथ बना होता है। किसी वर्कशॉप में आग लगने का कौन सा कारण नहीं है? तो फर्श पर कचरा ये आग लगने का कारण नहीं है। ज्वलित विद्युत तार के निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? तो यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? रिपीटेड है, तो उसको भी आप थोड़ा देख लेंगे, चूंकि कई बार क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? रिपीट हो जाते हैं। आग लगने पर क्या करना चाहिए? तो हमें उपरोक्त में से सभी करना चाहिए। फायर ब्रिगेड सूचित करें, ऑक्सीजन का प्रवाह रोके, अग्निशामक का प्रयोग करें। सीटीसी का पूरा नाम क्या है? तो सीटीसी का पूरा नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। बीसीएफ का पूरा नाम पूछा जाए तो ब्रोमो क्रोमो डाइफ्लोरोमेथेन होता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण क्या है जिसका मीन्स उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो अगर धारा का मान 1 मिली एम्पियर से कम है तो उसका मनुष्य के शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो बेसिकली निर्भर करता है कि लाइन की वोल्टेज कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सी हानि जो व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है? तो छाले पड़ सकते हैं, हृदय गति रुक सकती है, श्वास रुकावट, मूर्छा हो सकती है। उपरोक्त में से सभी क्वेश्चन सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सीटीसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर वो नहीं है तो ड्राई पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है। या फिर ड्राई पाउडर CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हो, भी नहीं है तो ड्राई सैंड सूखा बालू का भी प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो स्पार्किंग का कारण क्या होता है? बेसिकली जब कनेक्शन लूज होते हैं, ढीले होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? स्पार्किंग हो जाता है। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य मतलब जो उसका बैकग्राउंड होता है कैसा होता है? तो सूचनात्मक चिन्ह इंफॉर्मेशनल साइन का बैकग्राउंड कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरे रंग का उसका बैकग्राउंड रखा जाता है सूचनात्मक चिन्ह का। नेक्स्ट, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सा अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए? तो वहां पर फोम फायर का हम प्रयोग नहीं कर सकते। आईएसओ का मतलब क्या होता है? तो आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये आईएसओ का फुल फॉर्म होता है। बिजली की आग को बुझाने के लिए, तो बिजली आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार के अग्निशामक का, किस किस्म के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। तो ये आंसर मुझे भी कंफर्म नहीं है, आप लोग थोड़ा इसको देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वर्कशॉप में भारी सामान को उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो पैरों पर होना चाहिए। विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक है? तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हेलन एक्सटिंग्विशर। निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? तो यहाँ पर जो सड़क सुरक्षा है व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, इनमें से इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी मशीन सेफ्टी, बॉडी सेफ्टी, वर्क सेफ्टी, ये तीनों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंतर्गत आती हैं। घाव को भरने के लिए कौन सी ट्यूब प्रयोग की जाती है? तो घाव को भरने के लिए बीटाडीन ट्यूब प्रयोग की जाती है।
कई बार यहाँ पेन किलर पूछा जाता है तो उसमें पैरासीटामॉल आ जाता है। या तेल पेट्रोल या विद्युत के दोष की वजह से आग लगे तो उसे किससे बुझाया जाता है, तो उसे फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर से बुझाया जा सॉरी या तेल पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी है तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक होगा। तो यहाँ पर बेसिकली तेल भी है, पेट्रोल भी है, विद्युत है। तो विद्युत चूंकि शब्द जुड़ गया है इसलिए हम फोम का प्रयोग नहीं कर सकते, किसका प्रयोग करेंगे, सीटीसी का प्रयोग करेंगे। बट अगर तेल और पेट्रोल केवल पूछा जाता है तो हम फोम की तरफ जा सकते हैं। ये संकेत किसके तरफ दिखाया गया है, तो बेसिकली ये संकेत किसका है, इलेक्ट्रिसिटी के मीन्स खतरे का संकेत है कि यहाँ पर विद्युत का झटके का खतरा हो सकता है। CO2 अग्निशामक किस किस के प्रयोग किया जा सकता है, तो आपको ये बी के और डी की दोनों प्रकार की आग को बुझाने के लिए, क्लास बी मीन्स जो आयली फ्लोर हो आयली फायर होती है, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फायर होती है, दोनों को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, किस तरह के अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने की योग्य होते हैं, तो आपको कई बार पता चल चुका कि इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर का, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीटीसी का प्रयोग कर सकते हैं। वाटर ब्रेक टेस्ट इज यूज टू, वाटर ब्रेक परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो बेसिकली ये सतह की सफाई की जांच के लिए, वेरीफाई क्लीननेस ऑफ सरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो ये एल्कलिक क्षार के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, अप्रभावी किया जा सकता है। यहाँ पर ये संकेत किसके तरफ संकेत कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या लेजर बीम की तरफ संकेत कर रहा है। ठीक, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती, तो हरे रंग की होती है, और आकार कैसा होता है, तो इसका आकार कैसा होता है, स्क्वायर शेप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन चिन्हों की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है, तो निषेधात्मक प्रोहिबिशन जो साइन होता है इसका कुछ इस प्रकार से शेप होता है। ठीक, शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा, जो बॉर्डर वगैरह होते हैं क्रॉस बार लाल रंग के उसमें होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की क्रिया निम्नलिखित में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम पेट के बल कब लिटाते हैं और पीठ के बल कब लिटाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है छाती के बल कब लिटाया जाता है, तो सेफर विधि में लिटाया जाता है, और सिल्वेस्टर विधि में बात की जाए तो पीठ के बल लिटाया जाता है। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस बार पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत की तरफ संकेत करती है, तो ये निषेधात्मक की तरफ संकेत करती है। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कई बार पूछा गया, सीटीसी का प्रयोग करेंगे। कृत्रिम श्वास की सबसे सरलतम विधि क्या होती है, तो मुंह से मुंह जो श्वसन होता है जिसे हम लाबोर्ड विधि के नाम से जानते हैं, माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन सबसे आसान विधि होती है। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेन स्विच ऑफ कर देंगे। विद्युतीय कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु होना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होने चाहिए, रेत से भरी बाल्टी होनी चाहिए, जल की व्यवस्था है, जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, सारी चीजों की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। विद्युतीय उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हेलन प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो आई थिंक अब तक आपको ये क्वेश्चन रट गया होगा, हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया, ये भी आपको दिया गया है। तो सांप द्वारा अगर काटा जाता है तो प्रथम चिकित्सा है कि घाव पर कपड़ा बांध देना चाहिए तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को थोड़ा सा काट देना चाहिए। मीन्स अगर खून बाहर आएगा तो उसके साथ जो उसके विष का प्रभाव है थोड़ा बहुत कम होता रहता है, और उसको टाइटली बांध देना चाहिए, कपड़ा बांध देना चाहिए कि वो आगे ऊपर ना जा सके। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए, तुरंत चिकित्सक सहायता ढूंढनी चाहिए। सिर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो हार्ड कैप, हेलमेट, कैप्स तीनों का प्रयोग करते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर शू का प्रयोग किया जाता है। आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स, ग्लासेस, फेस शील्ड तीनों का प्रयोग किया जाता है। शरीर की सुरक्षा के लिए ओवरऑल और एप्रन ग्लव्स इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग करते समय क्या करना चाहिए, तो व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए, ना कि उसके सामने खड़े होना चाहिए। सामने खड़े होंगे जो चिप्स होती है सामने जाएगी तो दुर्घटना हो सकती है, आपकी आंखों में पड़ सकती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक, तो हैंडबुक में क्या नहीं होता है, तो उसमें जो कंपनी के में जो फैक्ट्री एक्ट होते हैं, कारखाना कानून, वो हैंडबुक में नहीं होते हैं। बाकी जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्शनल डिटेल होती है, जनरल डिफेक्ट होती है, सभी आपके हैंडबुक में इंक्लूडेड होती है। अब यहाँ पर मैच वाला क्वेश्चन पूछा गया कि आपको यहाँ पर मैच करना है
तो आपको सभी को पता है क्लास ए की फायर में क्या आएगा, वुड आएगा। क्लास बी की फायर में क्या आएगा, यहाँ पर लिक्विड आ जाएगा। क्लास सी की फायर में गैस आ जाएगा। क्लास डी की फायर में फ्लेमेबल, सॉरी क्लास डी की फायर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेटल्स आ जाएंगे। ठीक, ए में वुड, बी में क्या आ जाएगा, बी में फ्लेमेबल लिक्विड, सी में गैस आ जाएगा, डी में मेटल आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विद्युत धारा की अपरिसीमा जो उस हृदय गति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है। तो अगर विद्युत धारा की जो मान है 50 एम्पियर से लेकर के 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के बीच में, तो तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, हृदय विदारक की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है, तो इसमें जो ग्राइंडिंग मशीन है इसको खतरनाक मशीन के अंतर्गत नहीं रखा गया है। क्लास ए की टाइप 5, क्लास ए टाइप के लिए अग्नि के लिए कौन से ईंधन है, तो ए में ईंधन कौन सा होता है, तो वुड, क्लॉथ, पेपर, ये उसके क्या होते हैं, प्रमुख ईंधन होते हैं। ए के लिए अग्निशामक क्या है, तो ए के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, वाटर प्रयोग कर सकते हैं, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर या फिर बालू का प्रयोग कर सकते हैं, सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा एवं मानक के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर अत्यधिक खतरनाक संकेतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्लास ए में, क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या होता है, तो वुड होता है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि होती है जो कि किस दिन की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है, तो मंडे की, सोमवार की मध्य रात्रि से सप्ताह क्या होता है, प्रारंभ होता है। दुर्घटना की रोकथाम में सहायक होता है, क्या सहायक होता है, तो ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड, इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड, ट्रिप सेफ्टी गार्ड, ये तीनों क्या होते हैं, सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं, तो नॉइज, वाइब्रेशन, पुअर लाइटिंग, हीट एंड ह्यूमिडिटी, तो सभी क्या है, सभी के सभी औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। वायलर जो अधिनियम 1923 है किस पर लागू होता है, तो ऐसे वायलर जिनकी क्षमता 100 लीटर से अधिक है, कैपेसिटी 100 लीटर से अधिक है, उन पर बॉयलर एक्ट 1923 लागू होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर यूज्ड टू प्रोमोट द सेफ्टी, सेफ्टी को बढ़ाने प्रोत्साहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो एक्सेसिव फाइन का प्रयोग किया जाना चाहिए। राइटिंग स्लोगन, स्टॉपिंग वर्क, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर जो राइटिंग स्लोगन्स है, इस प्रचार वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि जान है तो जहान है, कुछ इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्लोगन्स अधिक से अधिक आपने देखे होंगे इंडस्ट्री वगैरह में या फिर बहुत सारे जगह पर आपको रोड वगैरह पर लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, Which of the following is true if environmental sound produced are made through efficient process? यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो अगर वो निरोधक है तो फिर भी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, अगर कोई दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही है कि इट कैन स्टिल बी प्रॉफिटेबल, वह फिर भी लाभदायक हो सकता है। आग को कितने वर्ग में रखा जाता है, तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वर्ग ए में लकड़ी कागज की आग, वर्ग बी में आपके तरल पदार्थों की आग, वर्ग डी में विद्युत की आग आती है। विद्युत से लगी आग को सीटीसी से बुझाते हैं। गैस से लगी आग को किसके द्वारा, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया CO2 का प्रयोग किस प्रकार की आग पे करते हैं, तो क्लास डी की आग पर करते हैं। नेक्स्ट, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, वो भी क्लास किस पे, फोम फायर क्लास बी पर प्रयोग किया जाता है। सोडा एक्सटिंग्विशर क्लास ए पर प्रयोग करते हैं। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए, तो बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो हमें वहां पर भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। वैकल्पिक रोशनी का, टॉर्च वगैरह का प्रबंध करना चाहिए। बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। हैमर प्रयोग करते समय नजर कहाँ पर होनी चाहिए, तो हमें करते समय नजर हमें जाप पर होनी चाहिए। सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर फिल्टर रिस्पायरेटर का प्रयोग करते हैं। कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, तो दुर्घटना का कारण क्या नहीं, तो सुरक्षा का आदर करना दुर्घटना का कारण नहीं होता है। तैलीय पदार्थों की आग को बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का, विद्युत की आग को बुझाने के लिए सीटीसी या फिर हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। फोम टाइप अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो फोम टाइप में प्रयोग किया जाता है Na2CO3 प्लस Al2SO4, जो Na2CO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस AlSO4 का होल थ्राइज होना चाहिए, Al2SO4 का होल थ्राइज। ठीक, एक्चुअली Al2SO4 का होल थ्राइज होना चाहिए,
तो एल्युमिनियम सल्फेट कहा जाता है। इन दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो कि बाहरी वातावरण से क्या ऑक्सीजन का संपर्क काट देती है, जिससे आग बुझ जाती है। शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो ये विद्युतीय आग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग किस पर किया जाता है, तो सोडा का प्रयोग विद्युत ए वाली पर किया जाता है, लकड़ी की आग पर प्रयोग किया जाता है। श्रेणी बी की आग में तेल पेट्रोल आते हैं। मिलान करना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले रेड, रेड किसकी तरफ संकेत करता है, तो रेड आपको सबसे पहले पता है ये प्रोहिबिशन की तरफ संकेत करता है। येलो, येलो क्या है, यह वार्निंग की तरफ संकेत करता है। ब्लू, ब्लू मैंडेटरी की तरफ संकेत करता है। और ग्रीन, ग्रीन क्या होता है आपका, ग्रीन देखा जाए तो एक हिसाब से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कहीं आपका मैच गलत हो रहा है, देख लेते हैं फिर से। तो जो रेड है, रेड क्या है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन की तरफ, निषेधात्मक की तरफ संकेत करता है। दूसरा येलो, येलो वार्निंग की तरफ। ब्लू मैंडेटरी की तरफ। ग्रीन आपातकालीन स्थिति से बचाव की तरफ संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जहर के खतरे के दिखाने के लिए कौन सा यहाँ पर संकेत प्रयोग किया जाए, तो जो ऑप्शन बी में दिखाया गया है टॉक्सिक हैजार्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन डी में लेजर बीम दिखाया गया है। ऑप्शन सी में यहाँ पर सूचनात्मक प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध को दिखाया गया है। ऑप्शन ए में यहाँ आपको रिस्पायरेटर का प्रयोग करते हुए, फिल्टर रिस्पायरेटर का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के निम्नलिखित में से किस संकेतन का प्रयोग किया जाता है, तो पॉइंट 3 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या दिखाया गया, तो ये दिखाया गया कि यहाँ पर इस आग को हमें पानी के द्वारा नहीं बुझाना है। तो किसकी तरफ संकेत करता है, तो प्रोहिबिशन साइन में निषेधात्मक संकेत की तरफ ये संकेत करता है। यहाँ पर क्या दिखाया गया, तो रिस्क ऑफ फायर दिखाया गया है, आग के खतरे को दिखाया, जो कि एक वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया किसकी तरफ संकेत करता है, तो सेफ्टी शूज की तरफ संकेत करता है कि आपको सेफ्टी शूज पहनना अनिवार्य है, जो कि क्या है, एक प्रकार का मैंडेटरी साइन में अनिवार्य संकेत की तरफ संकेत करता है। ऑप्शन 159 क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है, तो प्राथमिक चिकित्सा, जो कि इंफॉर्मेशनल साइन के अंतर्गत आती है,